अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पे आपने बड़ी जान मारी होती है और वो ऐसे क्लासिक केस होते हैं कि आपको उसमें उस केस को हल करने में, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कोई दूसरा उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो एक ऐसा केस आपसे शेयर करूँगा, एक ऐसे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट की गिरफ़्तारी आपसे शेयर करूँगा जो कि अपने वक्त से बहुत आगे था और उसने कराची की तारीख़ में ऐसी सुसाइड बॉम्बिंग उसने प्लान की जो कि उस पाए का काम कोई और दूसरा टेररिस्ट आज तक नहीं कर सका। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल अख्तर उर्फ उस्ताद मुस्तफ़ा। मैं पहले भी पिछले व्लॉग में इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुका हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन था और इसने कहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया और इसकी पूरी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा और इसने क्या किया, इसने किस तरीके से जहादी तंजीमों के लिए, मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के लिए काम किया, उनको जोड़ने का और किस तरीके उसका प्लान क्या था अगर वो कामयाब हो जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने बर वक्त इसे गिरफ़्तार किया और एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को गिरफ़्तार करने में जो हमें एफ़र्ट्स हुई, जो हमने जितनी मेहनत की और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सुहेल अख्तर उर्फ मुस्तफ़ा, जैसे उस्ताद मुस्तफ़ा भी कहा जाता है और जहादी सर्कल में उस्ताद मुस्तफ़ा ही उसका एक तारुफ था और बहुत कम लोग थे जो इसे असल नाम से जानते थे और एक छलावे के तौर पे मशहूर था। ये मनोड़ा में पैदा हुआ। इसके वालिद एक नेवी के अफसर थे और इसने सारी अपना बचपन मनोड़ा और मारीपुर के इलाके में गुजारा। स्कूलिंग भी इसकी वहीं पर हुई। उसके बाद जब ये उर्दू आर्ट्स कॉलेज में इसमें एडमिशन लिया तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी और पीएसएफ की बहुत ज़्यादा उस होल्ड था उस वक्त। अब मुस्तफ़ा ने भी, सुहेल अख्तर, उस्ताद मुस्तफ़ा तो आगे चल के बन पाए, सुहेल अख्तर ने भी यही फैसला किया कि उसे कुछ न कुछ करने का जुनून था। ये एक उर्दू स्पीकिंग बिहारी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था और जब ये पीएसएफ में शामिल हुआ तो ये किसी से पीछे नहीं था, बल्कि हर चीज़ में, ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़े और मारधाड़ के कामों में बहुत आगे था। फिर जब मुर्तज़ा भुट्टो की तंजीम अल-ज़ुल्फ़िकार कायम हुई, मुर्तज़ा भुट्टो ने अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम की बुनियाद रखी तो उसके जो पहले चंद लोग थे उनमें से एक उस्ताद मुस्तफ़ा भी था और इसने बहुत से जो लियारी के लड़के, कराची, अंदरूनी सिंध के लड़के, कराची के बहुत से लड़के उस ज़माने में ट्रेनिंग के लिए इंडिया भी गए और वहाँ दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की उन्होंने वहाँ इंडियन ट्रेनिंग कैंप्स में। इसी तरीके से उस्ताद मुस्तफ़ा भी उसने अपनी इब्तिदा ज़ुल्फ़िकार से की और तरबियत उसने इंडिया में की। इंडिया में ट्रेनिंग के दौरान इसको छोटे बड़े हथियारों की जो भी इस्तेमाल का तरीका था वो सिखाया गया, खोलना, जोड़ना, फिर एक्सप्लोजिव कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इन चीज़ों में बहुत तेज़ था और इसने एक्सप्लोजिव बनाना और यूज़ करना इसने सबसे पहले इंडियन कैंपों में ही सीखा। जब ज़ुल्फ़िकार के लोग गिरफ़्तार होना शुरू हुए और क्रैकडाउन शुरू हुआ जाम सादिक अली के दौर में और उसके बाद, तो ज़ुल्फ़िकार बिल्कुल तितर बितर हो गई और उसका बिल्कुल जो तंजीमी ढांचा था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया और बहुत से लड़के गिरफ़्तारी के डर से, कोई साउथ अफ्रीका निकल गया, कोई दुबई चला गया, कोई मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में चला गया, कोई लिबिया चला गया। कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने, उन दिनों अफ़गान वॉर चल रही थी, अफ़गान वॉर, अफ़गानिस्तान में जहाद चल रहा था जो कि जहाद कहते हैं, जो कि पहले तो रशियन दौर में, रशियन जब फ़ौजें आई थी उस वक्त एक जहाद चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये तंजीमें आपस में, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद तंजीमें आपस में लड़ पड़ी तो मुख्तलिफ़ तंजीमों ने अपने कैंप बनाए हुए थे और उनको एक अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से अपने मसलक के और अपने से करीब ज़हनी तौर पर और हम ख्याल जो भी मदरसे थे या जो भी मौलवी थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला के उनसे जो अफरादी क़ुव्वत चाहिए थी उनके ज़रिए उन्होंने पूरी की और पाकिस्तान से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में 14 साल से लेके ऊपर की उम्र के जितने भी लोग थे, ख़ास तौर पे
14 और 22 साल की उम्र के दरमियान के बच्चे ये सारे अफ़गानिस्तान जाने लगे और बहुत बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ कैंपों में मुख्तलिफ़ तंजीमों के हरकत मुजाहिदीन, हरकत जहाद इस्लामी और बहुत सारी तंजीमें थीं, उन सब के अपने अपने कैंप बने हुए थे और वहाँ पे बाकायदा मुख्तलिफ़ तंजीमें तो थी, लेकिन उनकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये 95 के बाद की इनको एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ट्रेनर कौन थे? ज़्यादातर ट्रेनर वो थे जो अलकायदा से मुंसलिक थे और अरब जंगजू जो कि इन चीज़ों में बहुत महारत रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान से गए हुए हज़ारों नौजवानों को अस्करी तरबियत दी और जंग लड़ने के मुख्तलिफ़ तरीके सिखाए और उनको बम बनाना, बम नाकारा करना और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराए गए उनको। इन्हीं पाकिस्तानी नौजवानों में कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये तमाम चीज़ें हिफ्ज़ कर ली और इतनी महारत हासिल कर ली कि वो जो अरब जंगजू थे, जो उस्ताद थे, वो भी हैरतज़दा थे कि ये कितनी आसानी से ये मुश्किल तरीन ये मरहले इन्होंने अबूर किए और ये ट्रेनिंग में जो कुछ उनको सिखाया गया ये उससे कहीं आगे जा रहे थे। और उन्हीं नौजवानों में सबसे आगे था उस्ताद मुस्तफ़ा सुहेल अख्तर उर्फ उस्ताद मुस्तफ़ा, जिसने महारत से तमाम चीज़ें बनाना सीखी और उसके बाद वहीं ट्रेनिंग कैंप में मुख्तलिफ़ लड़कों को सिखाता रहा, ख़ुद भी जंग में हिस्सा लेता रहा और मुख्तलिफ़ वक्तों में इसने एक चीज़ सीखी वहाँ पर कि किस तरीके से नेटवर्किंग किस तरीके से की जाती है। वो अलकायदा के लोगों के बहुत करीब था, तो उसको नेटवर्किंग का इसने वहीं से ट्रेनिंग ली, किस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को यूज़ करना, आपस में जोड़ना, राब्ते बहाल करना, प्लान करना और हमलावर का इंतखाब करना और टारगेट का इंतखाब करना, किस तरीके से ऐसी जगह ज़रब लगाई जाए जहाँ तकलीफ़ भी ज़्यादा हो और एक इम्पैक्ट भी ऐसा पड़े कि पूरी दुनिया देखे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो उस्ताद मुस्तफ़ा ने अरब जंगजुओं से सीखी और ये चीज़ उसको आगे चल के फील्ड में बहुत काम भी आई और उसने जो उसकी फ्यूचर प्लान्स थे, जब वो पकड़ा गया था बाद में, उसने इंटरोगेशन में जो चीज़ें हमें बताई उसमें इन चीज़ों का उसने इस्तेमाल तो किया, लेकिन आगे चल के जो वो चीज़ करने जा रहा था वो कहीं ज़्यादा खौफनाक थी और वो थी अरब जंगजुओं से जो भी उसने ट्रेनिंग हासिल की थी, उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप उनसे रब्ते किए और उनमें बहुत से लड़कों को वो ट्रेनिंग उसने दी और जहाँ वो ख़ुद नहीं जा सकता था उसने अरेंज करके दी उनको। और फिर उसने जो अफ़गानिस्तान से निकल के, पाकिस्तान से निकल के इराक़ में जिस तरीके से जो लड़ाई चल रही थी और जिहादी तंजीमों का रुख इराक़ की तरफ था, इसने वहाँ भी मुख्तलिफ़ जंगजुओं से रब्ते किए और इसका प्लान यही था कि यहाँ से पाकिस्तान से फारिग होके या जब पाकिस्तान में तंजीमों पे ज़्यादा बुरा वक्त आता है तो ये अपने साथियों के साथ ये इराक़ चला जाएगा और इराक़ में भी इसके रब्ते हो चुके थे तमाम लोगों से। मई 8, 2002 में कराची में पहला खुदकश हमला होता है जो कि शेरेटन होटल के बिल्कुल सामने फ्रेंच इंजीनियर्स की एक बस पर हुआ और एक खुदकश हमलावर ने एक हाई रूफ उसके गाड़ी के साथ लगाई उनकी बस के साथ और अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिससे 11 फ्रेंच इंजीनियर्स और बहुत से लोग वहाँ पे उसमें मौके पे जाँ बहक हो गए और बहुत नुकसान हुआ। उसमें दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए। एक बहुत बड़ा हादसा था और दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वारदात थी जिससे दुनिया भर की मीडिया की नज़रें कराची की तरफ हो गई और मैं उस वक्त CID सिविल लाइन में मेरी पोस्टिंग थी और मेरे ऑफिस से बहुत ही करीब था, मतलब मैं वॉक करूं तो मैं 3 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊं। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैं उस वक्त सुबह का टाइम था, मैं उस वक्त ऑफिस में ही था और हमारा एक ऑपरेशन चल रहा था। उस सिलसिले में रात को हमने रेड वगैरह रात को किए थे, मैं ऑफिस में ही सो गया था। तो पहले जो लोग पहुँचे जल्दी जाए वक़्त पे उनमें से एक मैं भी था और जो तबाही मैंने वहाँ देखी, जिस तरीके से लाशें देखी, जो तबाही जिस किस्म की ख़ुदकश हमले से जो तबाही वो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी और ये फ़र्स्ट टाइम था मैं किसी ख़ुदकश हमले को मैं देख रहा था। ख़ुदकश हमले के बाद की जो सिचुएशन थी और मौका वारदात था, मेरे फर्स्ट टाइम था मैं देख रहा था। उसके बाद तो बहुत हुए, बहुत देखे और फिर तो हम आदी हो गए थे।
लेकिन ये मेरी पहली दफ़ा था और मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नई थी। और अब हमारे सामने टास्क था कि ये हमला किसने किया। हमें तो अंदाज़ा तो था कि जिहादी तंजीमें इस काम पे लगी हुई हैं, लेकिन उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये मास्टरमाइंड कौन है और कौन सी तंजीम इसके पीछे है। हम लोग कराची पुलिस की मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों के साथ मिल के इस केस पर काम कर रहे थे। और अभी हम इस केस के बारे में कोई भी हमारे पास क्लू नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसी दौरान एक और खौफनाक खुदकश हमला होता है, और ये होता है अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची पर, जब एक गाड़ी में खुदकश हमलावर ने एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी जाके टकरा दी, जिससे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मौके पे शहीद हो गए। अब ये दो ऊपर तल ऐसी वारदातें थी जो कि कभी कराची में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि कराची में सुसाइड बॉम्बिंग इस तरीके से होगी। और पहले हम सुनते थे बैरूत में और दूसरे ममालिक में, अफ़गानिस्तान में भी होती थी, लेकिन बहुत कम सुनते थे। लेकिन ये कराची में जिस तरीके से हुआ, ये ख़तरे की घंटी थी, और हमें अंदाज़ा हो गया कि आगे बहुत कुछ पकड़ाए होने के लिए और बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इसी दौरान हम लोग मुख्तलिफ केसेस पे काम कर रहे थे, हाई प्रोफाइल टेररिस्ट पकड़ रहे थे रोज़, लेकिन हमारे हाथ में इन केसेस का सिरा नहीं आ रहा था। और बस ये लग रहा था कि कुछ है, कोई ऐसी तंजीम है जो कि अब तक नज़रों में नहीं आ रही। गो के लश्कर जंगी के लोग हमने पकड़े हाई प्रोफाइल केसेस में, हरकत मुजाहिदीन के, हरकत जहाद इस्लामी के, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी ग्रुप कौन सा है। तो कुछ और लड़के इसमें फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग रेंजर्स ने गिरफ़्तार किए, और वहाँ से क्लू मिला कि हरकतुल मुजाहिदीन आलमी के नाम से एक तंजीम है जो ये काम कर रही है। और उन्होंने बताया कि जी मास्टरमाइंड एक उस्ताद है, जिसे हम उस्ताद मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं, इसके अलावा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और वही है जो मुख्तलिफ तंजीमों को टारगेट भी वही देता है, और एक्सप्लोजिव किसी से बनवाता है, रेकी किसी से करवाता है, और प्लानिंग कोई और करता है, और सुसाइड बॉम्बर का बंदोबस्त कोई और करता है। मुख्तलिफ मराइल थे जो उसने बिल्कुल बांटे हुए थे, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, किसी को उसका असल नाम नहीं पता था, और उस पर बड़ी सख्त इंटरोगेशन हुई तमाम लोगों पे, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अभी ये सिलसिला चल रहा था कि 11 दिसंबर 2002 को एक और बहुत बड़ी एक दहशतगर्दी होती है, और कराची में वाक़ई गिजरी के इलाके में मैसेडोनिया का कॉन्सुलेट था, वहाँ पे अटैक होता है और 3 लोग वहाँ मारे जाते हैं, जिनके और धमाके से पूरी इमारत उड़ा दी जाती है। जब मैं वहाँ गया हूँ गिजरी के इलाके में, उस जगह पे, तो तमाम अफरान भी थे, हम लोग भी थे। तो मलबे से हमें 3 लाशें मिली, और एक औरत की थी और 2 मर्द थे, और तीनों के गले काटे गए थे, तीनों की गर्दनें काटी गई थी, और उसमें दीवार के ऊपर भी उसमें नारे लिखे गए थे और जहाद के हवाले से। तो ये कुछ लोग पहले पकड़े गए, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही थी कि अब ये जो है ख़ास तौर पे जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है फॉरेन इंटरेस्ट को और कॉन्सुलेट्स को, उससे पहले इंजीनियर्स को, और अब गवर्नमेंट बहुत उसमें परेशान थी कि मज़ीद हमले होंगे, और गैर मुल्की जो थे वो मुल्क से भाग रहे थे, सरमायाकार तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ा बुरा वक्त था। जो लोग उस वक्त इन चीज़ों को देख रहे थे, या उस टाइम पे जो लोग भी बाखबर हैं, उनको पता है कि कितना बुरा वक्त था वो। बहरहाल अब आते हैं कि हमने इस पर गिरफ्तारी कैसे की और कैसे सुराग लगाया। मेरा नेटवर्क उस वक्त तक जहादी तंजीमों में और सेक्टेरियन जो ग्रुप लड़ रहे थे उनमें एक अच्छा नेटवर्क में बना चुका था, और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आती थी। लेकिन ये कि उस्ताद मुस्तफ़ा के बारे में ओलिया भी लोग बताते थे कि भाई इस किस्म की मजबूत जिस्म का, इतनी उम्र का एक आदमी है, लेकिन ये उसका नाम किसी को नहीं पता था। और फिर एक इन्फॉर्मर आता है, और जब कुछ लड़के पकड़े गए, उनमें से एक इन्फॉर्मर ने बताया कि जी मैंने उसको जब भी उसने मीटिंग के लिए बुलाया है, उसने हमें स्टूडेंट बिरयानी पे बुलाया है। ये एक टीम थी जिसको वो बुलाता था वहाँ पे।
ये वो टीम थी जिन्होंने फ्रेंच इंजीनियर्स केस पे काम किया था, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। तो ये सारी प्लानिंग उसमें इसी की थी, इसी ने राब्ते करवाए थे। जो उसमें गिरफ्तार हुआ था मुल्ज़िम आसिफ ज़हीर, उसके राब्ते अब्दुल समद सियाल से, और सुसाइड बॉम्बर जिसने प्रोवाइड किया था उससे, जो और सुसाइड बॉम्बर को जिस तरीके से उन्होंने राउट दिखाया, जो ट्रेनिंग, वो सारा इसी ने मुख्तलिफ टीमों के जरिए करवाया था। और बिल्कुल इसी तरीके से जब यूएस कॉन्सुलेट कराची पर अटैक होता है तो उसमें भी सारे काम इसी ने ही अंजाम दिए थे। उसमें भी जो सुसाइड बॉम्बर अब्दुल हमीद आया था, वो भी इसने ज़फ़र इकबाल से कह के अरेंज करवाया था। लियारी से एक लड़का इन्होंने लिया था, फिर उसको हाई रूफ का जो इंतज़ाम किया था उन्होंने, जिस तरीके से उसको ट्रेनिंग दिलवाई उस्ताद ज़फ़र इकबाल के ज़रिए, वो भी इसका था। फिर कामरान आतिफ और हरकतुल मुजाहिदीन अल आलमी के लोगों से जिस तरीके से इसने कोऑर्डिनेशन की, सबसे अलग अलग काम लिया। और इसी तरीके से फिर ये मैसेडोनिया का हुआ, बीच में और भी काफ़ी चीज़ें हुई, वारदातें होती रही, किलिंग होती रही, अटैक होते रहे, लेकिन ये वो थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी बात होती थी। इन्फॉर्मर ने कहा जी स्टूडेंट बिरयानी पे बुलाता है, ऐसा ऐसा हो लिया है, जब भी आता है एक 125 मोटरसाइकिल होती है, और हर दफ़ा जब वो आता है नंबर उसका कुछ ना कुछ अलग होता है, उस पर नंबर चेंज करके आता था, हेलमेट ये लगाता था। और इन्फॉर्मर ने बताया कि जब वो आता है तो उसके पास हमेशा 2 हैंड ग्रेनेड होते हैं, एक पिस्टल, ये हमेशा होते हैं उसके पास। और उसने बताया जब भी मुझे कोई पकड़ेगा मैं ग्रेनेड अटैक कर दूंगा या अपने आप को उड़ा दूंगा, अगर कोई और चारा नहीं हुआ तो, वरना उन पर अटैक करके भागने की कोशिश करूंगा। तो ये तमाम चीज़ें आ रही थी। होलिया हमने उसका स्केच बनवाया। अब स्केच जो बनता है तो वो कभी आप अगर सामने बैठ के भी आप बनवाएंगे ना तो कभी भी इतना वो परफेक्ट नहीं बनता, बहुत कम मैंने देखा है। और आप समझें कि अगर मैं सामने बिठा के किसी को बनवाऊं तो भी बमुश्किल उसका 30% उससे मैच कर रहा होगा। स्केच भी बनवाए, लेकिन स्केच से भी हम जिन लोगों को दिखाते थे, इवन कि हमने उस इन्फॉर्मर जिसकी मदद से वो बनवाया था उसने बनवाया भी, लेकिन उसके बावजूद वो खुद भी उससे मुतमईन नहीं था। हम तो थे ही नहीं, वो जिसने बनवाया था वो खुद भी मुतमईन नहीं था, क्या कहता था बस ये 30% समझे ऐसा है, बाकी बहुत मुश्किल है इस स्केच की मदद से पकड़ना। अच्छा, इसी दौरान एक और इन्फॉर्मर आता है, और ये पीएसएफ का एक पुराना लड़का था जिसने उसने भी अफ़गानिस्तान में कुछ टाइम लगाया था। और उसने भी जब वो आया तो उसको हमने, असल में आया नहीं बल्कि उसको हमने जो लड़के उठाए थे किसी की पॉइंटेशन पे उठाया था, गो कि ये लड़का किसी काम में नहीं था, लेकिन चूंकि हम चेन चली हुई थी और हम मुख्तलिफ लोगों को उठा रहे थे इस सिलसिले में जिसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती थी कि इसने ये किया है या इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, तो वहाँ से जो हमने उसे हुलिया बताया तो उसने कहा कि ये हुलिया जो है, ये मैं उस्ताद मुस्तफ़ा को तो नहीं जानता, लेकिन ये हुलिया जो आप बता रहे हैं ज़बानी जिस तरीके से बताया, और उसने कहा ये मुझे लगता है कि ये सुहेल अख्तर है। सुहेल अख्तर वो जो पहले अल जुल्फ़कार के लिए काम करता था। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि हमारे सामने अब सुहेल अख्तर नाम एक आ गया, और सुहेल अख्तर पहले का हमने सुना ही नहीं था। अब हम लोगों ने कोशिश की कि जो पुराने जहादी हैं उनसे बात की जाए, और जो जेलों में थे या जो बाहर थे, जो पकड़े हुए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरफ़्तार थे, हमने बात करनी शुरू की। जेलों में भी मैं जाता था, जो पकड़े हुए लोग थे उनसे भी बात करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता गया कि सुहेल अख्तर वाकई एक जहादी है, और ये तमाम चीज़ें जो मिल रही थी अब उसके साथ, वो लगता था कि ये उस्ताद मुस्तफ़ा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक किसी ने कंफर्म नहीं किया था कि ये उस्ताद मुस्तफ़ा है। इसी दौरान हमने एक बहुत बड़ी अरेस्ट की, और वो अरेस्ट थी ज़फ़र इकबाल की। अब ये ज़फ़र इकबाल, इसे भी उस्ताद कहते थे और चौधरी के नाम से मशहूर था। ये बहुत सारी चीज़ों में रहा है, ये इसने कराची में भी सुसाइड बॉम्बिंग में, रावलपिंडी में, और ये टोटली एक अलग ही माइंडसेट का बंदा था। और ये बंद भी हुआ, हम लोगों ने इसे गिरफ़्तार किया, फिर ये कोर्टों से आपको पता है ज़मानतें लेते हैं, फिर गायब हो गया, फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर पिंडी में पकड़ा गया। तो जब इसे पहली दफ़ा मैंने पकड़ा, इस पर एक मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ, तो जब इसे पकड़ा तो इसने फिर बड़ी मदद की।
अब ये सुहेल अख्तर को अच्छे तरीके से जानता था, और सुहेल अख्तर को इतना जानता था कि इसके वालिद भी नेवी के रिटायर्ड अफसर थे और ये भी मनोड़ा में रहा था, फिर मारीपुर पे रहा था, तो उसको इसका पूरा बैकग्राउंड सुहेल अख्तर का पता था। उसने हमें सुहेल अख्तर का पूरा कच्चा चट्ठा सारा खोल के रख दिया, और हमें पहली दफ़ा ये पता चला कि सुहेल अख्तर और उस्ताद मुस्तफ़ा एक ही शख्स का नाम है, और ये कंफर्म हो गया जब ज़फ़र इकबाल उर्फ चौधरी ने सारी ये चीज़ें हमारे सामने रखी। सुहेल अख्तर को पकड़ना एक बहुत बड़ा मसला था, इसलिए कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था। उसके लिए ऐसे ही था, कहा जाता था कि वो अगर आज कराची में तो अगले दिन उसकी कॉल आती है लाहौर से, और या फिर ये कि वो अचानक कई दिनों तक फ़ोन बंद करके गायब हो जाता था, और रब्ता सिर्फ वो करता था और उससे कोई रब्ता नहीं कर सकता था, वो रब्ता सिर्फ उसी ने करना होता था, या बीच के कुछ लोग थे जिनके ज़रिए मैसेजेस इधर उधर तक पहुंच जाते थे, लेकिन डायरेक्ट आप इससे रब्ता नहीं कर सकते थे, ये खुद रब्ता करता था। अब हमारे पास जब ज़फ़र इकबाल को हमने अरेस्ट पकड़ा है, तो उस वक्त ज़फ़र इकबाल ने बताया कि ये मुझे कॉल करेगा, और कोई कब कॉल करेगा कोई पता नहीं कब कॉल करेगा, और ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से करेगा। लेकिन चूंकि हमारा एक प्लान है, एक बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग चल रही थी, एक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए इनकी वर्किंग हो रही थी, और उस वक्त एक बहुत बड़ा टारगेट था इनका जिस पे इन्होंने अटैक करना था, तो उस सिलसिले में इनकी वर्किंग चल रही थी, और सुहेल अख्तर ने ज़फ़र इकबाल से मुलाकात करनी थी। तो होना यह था कि कॉल उसने करनी थी, अब हम इसके पास नंबर भी नहीं था, तो अब ज़फ़र इकबाल जो ताउन भी कर रहा था हमारे साथ, एक एक चीज़ उसने की, और लेकिन हमने क्या किया, उसको अरेस्ट करने के बावजूद भी हमने उसको इतना खुफिया उसकी तमाम चीज़ें रखी कि किसी को पता नहीं चले कि इतना हाई प्रोफाइल हमने टेररिस्ट पकड़ा हुआ है। और लेकिन हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते थे, कोर्टों में लाना ले जाना छुपा नहीं सकते थे उसको ज़्यादा। तो लेकिन अल्लाह ताला जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और बेगुनाह लोगों के कातिल के पीछे लगे होते हैं, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, और वही हुआ। और इत्तफाक ऐसे हुआ कि उस्ताद ज़फ़र का फ़ोन हम खुला रखते थे, ज़फ़र इकबाल चौधरी का, और उस पर टैक्स आता है कि किधर हो, और वो जब टैक्स देखा तो मैंने उसको कहा कि चलो भाई इसको रब्ता होगा। उसने टैक्सिंग दोनों के दरमियान हुई, और ज़फ़र इकबाल ने बताया मैं इधर ही हूँ। और अच्छा, इनमें एक चीज़ थी, एक दूसरे से ज़्यादा नहीं पूछते थे, और कोड वर्ड में बात हो सकती थी, लेकिन ज़फ़र इकबाल ईमानदारी से अब हमारे साथ ताउन कर रहा था, और कोड वर्ड में ये बता सकते थे एक दूसरे को, लेकिन उसको पता था कि मेरे लिए कोई बचत का रास्ता नहीं होगा अगर मैं कोड वर्ड में बता देता हूँ। तो ज़फ़र इकबाल ने बिल्कुल ताउन किया, और रूटीन में जो बात होती वही उसी तरीके से की, और इनमें यह तय हुआ कि पासपोर्ट ऑफिस के करीब खिजरा मस्जिद है, वहाँ पर इसने उसी रात को जैसे सुबह इसकी टैक्सिंग चल रही थी, और तय हुआ कि इशा की नमाज वहाँ साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब था, इशा की नमाज साथ पढ़ने का मतलब था कि इन्होंने वहाँ पर मुलाकात करनी थी। और ज़फ़र इकबाल ने बताया कि इस मस्जिद में हमारी इससे पहले भी एक दो दफ़ा इस मस्जिद के बाहर मीटिंग हो चुकी है। समझ गए जी हम कि अब किस तरीके से होगा, पूरा प्लान किया। अब ये खिजरा मस्जिद का इलाका और पासपोर्ट ऑफिस और इसका इर्द गिर्द का इलाका, मेरा पूरा बचपन इसी एरिया में गुजरा है, और इवन कि हम तो शाम को क्रिकेट भी वहीं खिजरा मस्जिद के बराबर में हाई कोर्ट के गेट के बाहर ही खेल रहे होते थे पहले हम, बाद में तो सख्ती हो गई अब वहाँ, वरना बचपन में हम वहीं क्रिकेट खेलते थे। हाई कोर्ट के अंदर भी जो पार्किंग लॉट है उसमें भी क्रिकेट खेलते थे। तो मेरे लिए तमाम इलाका देखा हुआ था कि मैंने प्लान करना था। तो अच्छा, इशा के टाइम पे वहाँ पे इतना पार्किंग, बाहर गाड़ियों का इतना रश नहीं होता, बहुत ज़्यादातर करीबी लोग रहते हैं वही आते हैं इशा के टाइम पे, तो वो पैदल आ जाते थे। और ख़ास तौर पे उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ ये 2004 की। मैंने जब वहाँ पूरी रेकी की, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ या तो मस्जिद में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद में बैठते हैं तो बाहर से वो आएगा। उसने बताया कि जी वो बाइक पे 125 मोटरसाइकिल है, उस पर चक्कर लगाएगा, और अगर उसको शक हुआ वो बाहर से निकल जाएगा। तो अब आप पे है, आप जैसे प्लान करें, मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। अब वहाँ हम लोग गए, मैंने 2 टीमें बनाई, एक टीम मस्जिद के अंदर थी और एक टीम बाहर होनी थी। और वो टीम किस तरीके से थी, जो बाहर अंदर वाली टीम के पास तो बैठने की जगह थी,
मुख्तलिफ, कोई वज़ू खाने में बैठ गया, कोई आगे चला गया, मतलब इधर उधर काफ़ी फैल गए। 4-6 लोग थे अंदर चले गए और बाकी लोग जो थे, हम तकरीबन 12-15 लोग हम बाहर थे। अब हमने एक मस्जिद के बाहर एक पार्किंग खुद बनाई, वहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी की, गाड़ियाँ खड़ी, प्राइवेट कारें खड़ी की, और एक फल वाले का ठेला था, 2 ठेले थे बल्कि। एक हमारा सब इंस्पेक्टर था अली मुराद, उसको वहाँ ठेला लगा के दिया, वो ठेले पे वो फल बेच रहा था। एक और था थोड़े फासले पे, वो भी कुछ फल बेच रहा था वहीं पर। एक टीम थी हमारी, वो पेट्रोल पंप पे वहाँ आगे जो खिरा मस्जिद से जाते हैं शार लियाकत की तरफ, वहाँ पेट्रोल पंप पे बैठी थी। इसी तरीके से पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक टीम बैठी थी फिर, और वो भी ऐसे नहीं थे कि सामने बैठे थे, लेकिन वहाँ जगहें थी इस तरीके से। कोई दुकान पे बैठ गया, वहाँ दुकानें भी उस वक्त कम थी, एक केबिन था पासपोर्ट ऑफिस के करीबी, उसमें बैठ गए। और वहाँ जो पार्किंग थी मस्जिद के बाहर, उसमें मैं अपनी टीम के साथ बैठ गया, और हम इस तरीके से बैठे जैसे मस्जिद में नमाज के लिए लोग गए हुए हैं, और हमारे सबके राब्ते थे आपस में, कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बना लिया कि किस तरीके से करना है। अभी मेरे साथ कार में बैठा है, मेरे साथ 2 और लोग हैं, तो इसको टैक्स आया कि किधर हो। अब मुस्तफ़ा खुद नहीं आया वहाँ पे, सिर्फ टैक्स आया है। इसने बताया जी मैं वज़ू खाने में अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वज़ू कर रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो ज़फ़र इकबाल ने बताया कि हाँ जी अब ये आएगा। तो इतने में हमने देखा कि एक हेलमेट में और 125 मोटरसाइकिल की हेलमेट पहना हुआ, एक शलवार कमीज में, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी एक आदमी वहाँ से आया शार लियाकत वाली साइड से, और मस्जिद के सामने रुका, और फिर ये पासपोर्ट ऑफिस की तरफ निकल गया। तो ये चंद लम्हों में हुआ, और आया, और हम लोग खड़े रहे। हमें अंदाज़ा था कि जाएगा, देख के अच्छा। वहाँ हमने जो फील्डिंग ऐसी लगाई थी, उस फील्डिंग पे कोई शक कर ही नहीं सकता था, इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग थी, और बड़ा क्लासिक एक ऑपरेशन था। मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैंने, मेरी टीम ने जिस तरीके से वो हमने काम किया, जैसे खोज लगाया, तो वो फील्डिंग ऐसी लगी हुई थी कि उस पर मैं नहीं समझता कि उसको शक होता। और उसने कहा ज़फ़र इकबाल ने कि ये यही मुस्तफ़ा है, और ये जाएगा नहीं, अब आगे से चक्कर लगा के आएगा। ये इसी तरीके से करता था। ये आगे गया, पासपोर्ट ऑफिस के सामने जो चौरंगी उससे घूम के फिर ये वापस आ गया, और इसने आके मस्जिद के बिल्कुल सामने जो हमारी मोटरसाइकिलें, कोई 6-7 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, 4 या 5 गाड़ियाँ खड़ी थी, और फल वाले खड़े थे, बिल्कुल उनके सामने लाके इसने खड़ी की। अब मेरे राइट साइड पे खड़ा है, थोड़ा सा एक गाड़ी बीच में नहीं, गाड़ी बीच में मोटरसाइकिलें 3-4 मोटरसाइकिलें थी। और तो अचानक मैंने देखा ये उतरते इसने उतरा, और दोबारा दूसरे लम्हे ये वापस बाइक पे बैठ गया, और इसने बाइक स्टार्ट की। तो मुझे अंदाज़ा हो कि शायद इसको शक हो गया है, और इसने बाइक निकाली जैसे ही। अब मेरे साथ एक और अफसर बैठा था, मैंने उसको कहा कि अब इसको जाने नहीं देना। अब टीम मेरी तरफ देख रही थी, हम इसे पकड़ें। तो जितनी देर में टीम, अब इसको, उनको अंदाजा हो गया था कि यही है टारगेट हमारा, जो उनको लिया बताया गया था। तो जैसे टीम इसकी तरफ बढ़ी है, और इसने बाइक स्टार्ट की हुई थी, और टीम इसकी तरफ बढ़ी है। 4 लोग थे जो करीब तरीन, फल वाले 2 हमारे, और एक मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठा था, अंदर बल्कि बैठा था, अंदर से देख के आया है। तो ये टीम उसकी तरफ बढ़ी है, तो इसने बाइक, बड़ा एक्सपर्ट था ये, इसने बाइक घुमाई है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और ये सीधा शार लियाकत की तरफ इसने मूव किया है। इतनी देर में हम कार अपनी बिल्कुल हम रेडी पोजीशन में निकाल के, और जब देखा कि इसको रोक नहीं सकते, तो जो ड्राइवर था उसको मैंने इसको इशारा किया, उसने सीधी इसकी बाइक पे टक्कर मारी है। और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग इतना था, बाइक लड़खड़ा गया, गिर गया एक दफ़ा। अब मैं इतनी देर में उतरा हूँ, और भाग के मैं इसके, जब तक इसने बाइक सीधी की, मैं सबसे करीब था, मैंने इसको पकड़ा जाके। अच्छा, और हमें पहले ही पता था कि इसके पास ग्रेनेड होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे ही मैंने इसको जाके काबू करना चाहा, मेरे से ये स्ट्रॉन्ग था, बड़ा बॉडी बिल्डर, और मैं खुद भी स्ट्रॉन्ग था उस वक्त, और बड़ी हाथापाई हमारी शुरू हो गई। मेरे दोनों उसके हाथ पकड़े थे कि किसी तरीके से इसके, जब तक मैं इसको काबू करूं, जब तक मेरे दूसरे लड़के करीब आ जाएंगे और इसके हम काबू पा लेंगे, ग्रेनेड वगैरह। बहरहाल हमारी हाथापाई शुरू हो गई। इतनी देर में मेरी टीम भी आ गई, जो 3 लोग थे, हमने सब ने इसको गिरा लिया। और जब इसको मौके से हमने पकड़ा, तो वाकई इसकी जेब से एक ग्रेनेड और एक पिस्टल मिला हमें वहाँ पे इसके कब्जे से।
तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको पकड़ा और इसको हम ले आए ऑफिस। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और हमें अब पता था कि हम बहुत चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं। जब उस्ताद मुस्तफ़ा को इंटरोगेशन शुरू की तो उसमें बहुत से इंकशाफात, पहले तो वो खुल ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल था उसको ब्रेक करना, बहुत टाइम लगा, बहुत सख्ती से इंटरोगेशन की गई उससे, और उससे बातचीत में मतलब ऐसा था कि उसको हम मोहलत ही नहीं दे रहे थे, इतनी उसको बातों में हमने तंग किया हुआ था। मुख्तलिफ सेशन लग रहे थे, एक आदमी बात करके उठता था तो दूसरा आ जाता था, मतलब एक सेकंड की उसको मोहलत नहीं मिल रही थी। और फिर आखिरकार एक वक्त आता है कि उसने फैसला किया कि चलो जी मैं बात करता हूँ, और उसने पूरी जो प्लानिंग बताई कैसे अटैक के लिए हमने प्लान किया। और उसमें इसने अपने जो भी, जब इसने ये रेकी की, ये नेवी की बसों को इसने देखा था, क्योंकि नेवी के ऑफिस में आना जाना इसके लिए इतना मसला नहीं था, तो वहाँ किसी एक रिटायर्ड अफसर का बेटा था, आना जाना भी करता था, और फिर ये लोगों से भी मिलता मिलाता था। इसको किसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिली कि कोई इंजीनियर्स आए हुए हैं, लेकिन इसने अपने जब जिन तंजीमी साथियों से इसने ये प्लान शेयर किया है, ये इंफॉर्मेशन शेयर की, तो इसने उनको कहा कि ये अमेरिकन हैं और CIA के लोग हैं और यहाँ ठहरे हुए हैं। उसने उनको ये नहीं बताया कि ये फ्रेंच इंजीनियर्स हैं और ये पाकिस्तान की मदद करने के लिए आए हुए हैं। और उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई बिल्कुल सर पे खड़ी हुई थी 2002 में, अगर आपको याद होगा, और अगस्टा मैरीन्स के सिलसिले में ये पाकिस्तान की मदद करने आए थे इंजीनियर्स, और उस बुरे वक्त में जबकि कोई और मदद के लिए नहीं आया तो फ्रेंच ने बड़ी हमारी मदद की थी गवर्नमेंट की। तो इसको पता था ये कौन है, फ्रेंच इंजीनियर्स हैं और ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसने सबसे ये कहा कि ये अमेरिकन हैं और ये एजेंसियों के लोग हैं। तो बहरहाल यही हुआ और फ़ौरन प्लान बन गया, और मुस्तफ़ा ने तमाम एक रेकी वाली टीम बनाई। रेकी तो खुद कर रहा था, इसके साथ और आसिफ ज़हीर भी था, सुसाइड बॉम्बर का। इसने पहले इन्होंने आसिफ ज़हीर से कहा, वो नहीं माना, फिर इसने उस्ताद अब्दुल समद सियाल से बात की, उसने अरेंज किया, और ज़फ़र इकबाल ने और दूसरे तमाम लड़कों ने, अलग अलग तंजीमों को लोग थे जो इसने जोड़े, लेकिन बेसिकली ये ऑपरेशन जो था हरकत जहाद इस्लामी के लोगों ने किया। अमजद फारूकी भी मशावरत में शामिल था और बहुत सारे लोग थे। तो जब ये प्लान हो गया, इन्होंने जब ये कार्रवाई होती है उसके बाद इनके हौसले बड़े बुलंद हो चुके थे, और इससे पहले इन्होंने जब फ्रेंच इंजीनियर्स केस किया है उसके बाद इन्होंने काम किया है US कॉन्सुलेट वाला काम भी, टारगेट जो था वो भी इसी ने दिया था, उस्ताद मुस्तफ़ा ने। उसके बाद मैसेडोनिया का जो कॉन्सुलेट पर अटैक होता है वो भी इसी ने दिया था। कराची में बहुत से ब्लास्ट हुए थे उस ज़माने में, उन तमाम के पीछे उस्ताद मुस्तफ़ा ही था। ग्रेनेड अटैक होते थे पुलिस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, टारगेट किलिंग हुई बहुत सारी उस ज़माने में। फिर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे 3 अटैक हुए थे, 2 एक जगह हुए थे, एक और जगह, और कुछ ऐसे थे जो अटैक कराची में भी एक आपके इल्म में होगा कि काफ़ी लोग पकड़े गए थे जिन्होंने मिसाइल अटैक करना था, उसके पीछे भी मास्टर माइंड उस्ताद मुस्तफ़ा था। फिर जो उस वक्त के मिनिस्टर थे शौकत अजीज़, जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन पे एक अटैक हुआ था फतेह जंग में, उसकी प्लानिंग में भी उस्ताद मुस्तफ़ा था। फिर इसने जो दौरान इंटरोगेशन बताया कि यहाँ पे जहादी नेटवर्क बना के तमाम तंजीमों में इख्तलाफात ख़त्म करवा के, इसका प्लान ये था, ये इराक़ में राब्ते में था ISS के लोगों से, और इसका प्लान ये था कि वहाँ विज़िट करता और वहाँ जाके उनको और पाकिस्तानी जहादियों को ये जोड़ने का बंदोबस्त करता, और इसको आलमी पैमाने पे अपना नेटवर्क ही बनाना चाहता था। तो बहरहाल इसने फिर ये ख़ुद भी गिरफ़्तार होता है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग इसकी मदद से पकड़े गए, बहुत सारी नई चीज़ें आईं। तो बड़ा ये हमारा एक क्लासिक केस था जो कि मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा, और तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।